नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं। दरअसल हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। मंगलवार को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जयराम सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने जहां इस पूरे मामले को झूठ का पुलिंदा बताया है, वहीं सरकार ने विपक्ष पर पलटवार किया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ ही हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। 18 फरवरी तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। विपक्ष ने जहां राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया, वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 1 साल में उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। राज्यपाल भी जो है बड़े भारी मन से जो है इस अभिभाषण को पढ़ रहे थे। खैर पढ़ना है उनको, सरकार ने जो दिया है दस्तावेज, उनके 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, तो उसमें से कोई थोड़ा बहुत ही उल्लेख कर देते कि 1 का काम शुरू हो गया, 2 का हो गया, कोई पैसा आ गया, कोई राशि आ गई। अधमने मन से बनाया हुआ दस्तावेज था और जितना लिखा है वो झूठ का पुलिंदा है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल बहुत बेहतरीन ढंग से जो गुजरा है, वो हमारे विपक्ष के मित्रों को मुझे लगता है कि वो रास नहीं आ रहा है। उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतने सारे नए कामों का इनिशिएशन जो लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, वो उसमें आगे प्रगति हो सकती है। कांग्रेस ही नहीं, माकपा ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को आंकड़ों का मकड़ जाल बताया। ऐसा है, सरकार काल्पनिक दुनिया में है। मेरा निवेदन है सरकार से कि असली दुनिया में आए। ये जो रोजमर्रा के कार्य है, जो सरकार के तंत्र को करने हैं, वो हो नहीं रहे हैं और उसके लिए आप जनमंच बुला रहे हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जयराम सरकार की उपलब्धियां बताई। आचार्य देवव्रत ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र दिया। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाते हुए गत 1 वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने 3,142 करोड़ 65 लाख का अनुपूरक बजट भी पेश किया। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। उससे पहले विपक्ष के तेवर से तो यही लगता है कि सदन में आगे हंगामे के पूरे आसार हैं। शिमला से प्रदीप ठाकुर के साथ जीएस तोमर, न्यूज 18 हिमाचल। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ से होगी प्रदीप ठाकुर, शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आज सदन में किस तरह के हंगामे की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है, जिन पर बहस संभव है? बिल्कुल शारदा, देखिए ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दूसरा दिन है आज बजट सत्र का। हालांकि अभी जो विपक्ष है वो रणनीति बनाने जा रहा है। कुछ देर में अभी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पर ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनके चैम्बर में यहाँ पर होने जा रही है। तो इसमें वो रणनीति तैयार करेंगे किस मुद्दे पर जो है आज सरकार को घेरना है, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। उस पर सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी सभी जो है उस पर बातें रखेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष इस पर कहेगा कि सरकार की उपलब्धियां थी 1 साल की और उनका बखान भी करेगा, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होगा, उसके लिए भी कई मुद्दे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे प्रश्नकाल खत्म होता है तो उसके बाद जो है सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा होनी है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज विपक्ष सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश करेगा। वॉकआउट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। हंगामे के पूरे आसार जो है इस चर्चा के दौरान बने हुए हैं। हालांकि फिर भी देखना होगा कि रणनीति अभी क्या बनती है। और जिस तरह से अनुपूरक बजट पिछले कल पेश किया गया था, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। सामान्य चर्चा के बाद वो पारित कर दिया जाता है, तो वो भी आज पारित होना है। लेकिन नजरें रहेगी, निगाहें इसी बात पर रहेगी कि विपक्ष किस रणनीति के साथ आता है। हालांकि पिछले कल शाम को ही जो सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। वहां पर भी रणनीति बनी है कि अगर कोई ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं तो उनका जवाब कैसे देना है। विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कौन वो नेता होंगे जो उस वक्त जो है प्रतिकार करेंगे उन आरोपों का जो विपक्ष की तरफ से लगाया जाएगा। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि आज जो है, क्योंकि आसार पूरे हैं कि हंगामा होगा, तो किन मुद्दों के साथ और किन मुद्दों के साथ हंगामा हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जी शारदा।
प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सरकार ने विपक्ष पर पलटवार भी किया है, क्योंकि इससे पहले जब राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, तो उस पर भी एक तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई थी। विपक्ष ने पूरी उपलब्धियों को झूठ का पुलिंदा बताया। लेकिन अब सवाल ये कि आज दूसरा दिन है और इससे पहले ही विधानसभा स्पीकर ने दोनों ही पक्षों से सहयोग की अपील की है। क्या आज वो सहयोग की तस्वीर देखने को मिलेगी, इस बात का इंतजार रहेगा। इधर छोटे सत्र पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल तो शब्दों की मर्यादा भूल गई। रजनी पाटिल ने कहा कि 13 दिनों के सत्र में कांग्रेस सरकार की 13वीं मनाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पलटवार किया और कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी 13वीं बनेगी। कि 2019 के जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसके पहले का ये लास्ट सेशन है इस सरकार का, और ये नाकामयाब सरकार का दूसरा सेशन है। तो 13 दिन के सरकार का 13 दिन का जो उनका सेशन है, तो 13 दिन के सेशन में उनकी 13वीं करने का हमने संदेश दिया है। तमाम विधायक बिल्कुल जो भी अपने पास शस्त्र अस्त्र है उसको लेके लड़ेंगे और हम इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने वायदे किए थे, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने वो सब वायदों ये वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि 13वीं किसकी मनाई जाएगी, क्योंकि अभी तो चर्चा जो है इनके दफ्तर की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है उसके ऊपर ही पहले चर्चा होगी, तो इसलिए 13वीं भी उन्हीं की होगी। और अब बात करेंगे अन्नदाता की। आजादी के बाद से ही देश में किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर सियासत होती आई है। देश के अन्य राज्यों में किसानों की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन हिमाचल के लिहाज से केंद्र और राज्य सरकार मानती है कि स्थिति बेहतर है। तो ऐसे में न्यूज 18 ने सोचा कि इस दावे की पड़ताल की जाए। चलिए आपको दिखाते हैं न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल में खेती करने वाले किसान भारी कर्ज के तले दबे पड़े हैं? ये बात केंद्र और प्रदेश सरकार के उन दावों पर सवाल उठाती है जिसके तहत ये सोचा और अक्सर कहा जाता है कि हिमाचल के किसान और बागवान बेहद समृद्ध है। न्यूज 18 जब इस बात की पड़ताल करने लगा तो मालूम हुआ कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक यानी 6 महीने में औसतन हर किसान पर 16,98,586 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। और अगर बात की जाए 6 माह में कुल देनदारी की तो 5,15,193 किसानों ने 8,751 करोड़ का ऋण लिया है। जो पिछले 8-10 सालों में सरकार द्वारा जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब अनाज से डाइवर्सिफिकेशन के सब्जियों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है, और हमारा जो सब्जियों के और जो लोगों का काफ़ी रुझान भी बढ़ा है। जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 महीनों में इतना कर्ज लिया गया। जरा सोचिए, इससे पहले कर्ज लेने वालों की संख्या कितनी होगी। किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली मोदी सरकार की पोल भी ये आंकड़े खोल रहे हैं। पीएम जब भी हिमाचल आते हैं तो किसानों बागवानों के लिए बहुत सी बातें करते हैं। जब यहाँ काम करता मेरे मन में हमेशा रहता था कि इतनी समृद्ध पैदावार यहाँ की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ये बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता। प्रधानमंत्री की घोषणाओं के बाद इन योजनाओं पर कितना अमल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र करते हैं और सहयोग मांगते हैं। हिमाचल प्रदेश के सुदूर ग्रामीण में हम इन सुविधाओं को पहुंचाने में सफल हुए हैं। तो दूसरा फोकस जिसको खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो। कर्ज की राशि को देखिए और सत्ताधारियों के दावों को भी। कर्ज का पहाड़ बहुत ऊंचा हो रहा है, लेकिन 3 साल के भीतर किसानों की आय दोगुना करने का दंभ भरा जा रहा है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं हिमाचल में सफेद आफत का सितम जारी है। लाहौल घाटी में हर तरफ बिछी बर्फ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। हिमाचल में हिमयुग, सफेद आफत से सहमे लोग, जम गई है जिंदगी, डर गए हैं लोग। कब मिलेगी सफेद आफत से राहत?
ये तस्वीरें हिमाचल की लाहौल घाटी की हैं, जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। कई फीट बर्फ होने से स्थानीय लोगों की जिंदगी ठहर गई है। लोग पीने के पानी को भी तरस गए हैं। यहाँ के हालात हिमयुग जैसे हैं। पानी पाइप और हैंडपंप में जम गया है। यहाँ पर आजकल एक हफ्ता जैसा हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा है और नलके वगैरह जम गए हैं, पानी बहुत जम रहा है, आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है। दिन को मौसम साफ रहता है, शाम को ख़राब रहता है मौसम, बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत होने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ गई है कि सुबह गाड़ी स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। और आज के डेट में देखिए, ये चेन लगा के चले हुए हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो रही है। बर्फ़ भी काफ़ी आ गई है यहाँ पे लाहौल में, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में। लोगों की जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन अपने सर पर बर्फ हटाने का काम कर रहा है, पर मौसम के रुख से लगता है कि अभी लोगों को इन हालातों से राहत नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए केलोंग से प्रेम लाल की रिपोर्ट। और लाहौल वासियों के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में ये मुसीबत अभी और इम्तिहान लेगी। हिमाचल में आज फिर मौसम का मिजाज बदल गया है और कई हिस्सों में घने बादल छा गए हैं, जबकि मौसम में 7 जनवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। और बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को ऊंची जगहों पर न जाने की हिदायत दी गई है। कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी आपदा से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करने के लिए ये जानकारी दी गई है। चलिए, खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सचिन हमारे साथ मनाली से जुड़ रहे हैं। सचिन, आज के मौसम के क्या हाल, ये जानना और आप जरूर ये तस्वीरें दिखाएं कि फिलहाल मौसम में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बात करें शारदा यदि मनाली की, तो मनाली में फिर से जो है यहाँ पे जो बादल छा चुके हैं। हालांकि विभाग की तरफ, मौसम विभाग की तरफ से जो अगले 8 तारीख तक जो है घाटी में जो मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया। मैं इसमें की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि किस तरह जो है घाटी में जो है एक बार फिर से जो है बादल उमड़ आए और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे जो है हल्की बर्फबारी का वो दौर अब जो है शुरू हो चुका है। हालांकि जिस तरह की बर्फबारी की हम बात करें तो घाटी में बीते वर्ष नवंबर के महीने से जो यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे जो यहाँ के पर्यटन कारोबारी है और बागवान है वो काफी खुश इस बर्फबारी से यहाँ पे दिख रहे हैं। हालांकि अभी मौसम जो जिस तरह का बिगड़ता जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है और जो नदी नाले वो लगातार जमते जा रहे हैं तापमान में गिरावट आने के कारण, तो उससे जो स्थानीय जनता उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो बाकी लोग हैं उनका यही मानना है कि जितनी ज्यादा ये बर्फबारी होगी उससे उनकी जो फसलें हैं उन्हें काफी जो इसका फायदा मिलेगा और जो प्राकृतिक स्रोत है, झरने हैं, उन्हें इसका जो है अत्यधिक गर्मियों के दिनों में जब सूखे की जैसे हालात यहाँ बनते हैं तो उसमें जो ये पानी की जो स्थिति जो कमी होती है उसे जो है पूरा किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह की अभी बात करें हम अगले 2-3 दिनों की, तो उसमें जो है घाटी में फिर से मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया। हालांकि 7 और 8 तारीख तक जो है वो रेड अलर्ट जो है जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भारी बर्फबारी होती है। हालांकि जिस तरह का मौसम अभी यहाँ पे बना हुआ है उससे जो है काफी ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो निचले क्षेत्र है वहां पे जो अभी हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे जो है बर्फबारी का दौर जो है फिर से शुरू हो चुका है। जी शारदा। जी, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम का जो मिजाज बदला है उसकी वजह से जो स्थानीय लोगों ने काफ़ी परेशानी हो रही है। और बता दें कि 5 फरवरी से 8 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मनाली के बाद अब रुख करते हैं शिमला का। सहयोगी रेशमा यहाँ से जुड़ी हुई है। और रेशमा, शिमला में मौसम के क्या मिजाज हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बताएं। जी शारदा, आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही राजधानी में यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और पिछले कल जो मौसम था वो बिल्कुल साफ था, धूप भी अच्छी खिली थी। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है उसके हिसाब से आज प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश और बर्फबारी के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से
7 और 8 तारीख को 6 और 7 तारीख को अलर्ट जारी किया गया है और 7 फरवरी को मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार जो प्रदेश के उस पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हैवी टू वेरी हैवी जो स्नोफॉल है वो हो सकता है और इसकी वजह से समस्याएं काफी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि और प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से भी जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। जितने भी डीसी है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्हें मुस्तैद रहने को कहा गया है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बर्फबारी की वजह से काफी ज्यादा जो समस्या लोगों को झेलनी पड़ी है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से रेड अलर्ट घोषित किया गया है प्रदेश भर में, तो उसके लिए प्रशासन को तैयार रहने को कहा गया ताकि किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों को ना झेलनी पड़े। जी शारदा। जी रेशमा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आने वाले वक्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और अभी तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जिस वक्त जारी किया गया था उस दौरान भारी बर्फबारी देखने को मिली थी। जाहिर तौर पर परेशानी और बढ़ सकती है, मौसम का मिजाज और बदल सकता है और तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये परेशानी भरा मौसम रह सकता है। और चलिए अब बात करते हैं हौसले की उड़ान की। ऊना की रहने वाली सौम्या ठाकुर बेशक व्हील चेयर पर बैठकर जिंदगी जी रही हैं, लेकिन हौसलों की उड़ान को पंख देने का काम कर रही हैं। सौम्या ने हाल ही में चेन्नई में हुए दिव्यांग फैशन शो में हिस्सा लिया और दिखा दिया कि इरादा अगर मजबूत हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। इस फैशन शो की खास बात यह है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है, क्योंकि यह लगातार 25 घंटे से ज्यादा समय तक चला है। न्यूज 18 से बातचीत में सौम्या ने बताया कि उनके जैसे इंसान भी रैंप वॉक कर सकते हैं। आगे भी उनका इरादा इसी तरह से अपने आप को लोगों के बीच लेकर जाने का है। बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने दी एंड फर्स्ट टाइम मेरा ये वर्ल्ड वाइड शो था। वो शालिनी विशाखन चेन्नई में करते रहते हैं विद यू नो अराउंड 5-4 फीमेल थे जो वहीं से थे, उनके फैमिली फ्रेंड्स, एंड वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज दिस फैशन शो, यू नो दिस काइंड ऑफ फैशन शो। वहीं गोवा में आयोजित ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोलन के योगेश ने हिमाचल का नाम रोशन किया। हिमाचल का नाम रोशन करते हुए योगेश ने गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से हर किसी को चौंका दिया है। सोलन पहुंचने पर योगेश का जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में योगेश ने कहा कि अब अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, लेकिन उसके पास प्रशिक्षण लेने तक के पैसे नहीं हैं। इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने हिमाचल के लिए ये पहली बार है कि कोई हिमाचल का लड़का नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आया है। ये हिस्ट्री में, हिमाचल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि किसी ने गोल्ड मेडल लिया है। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। इस कंपटीशन के बाद मेरी सिलेक्शन जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुई है, जो कि पोलैंड में होनी है, जो कि जून में होनी है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, बट थोड़ा सा हिमाचल में रहकर और सोलन वासी होकर सोलन में जो फैसिलिटी है खेलने की वो बहुत कम है। तो बच्चों और योग में हिमाचल के 2 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रामपुर के दूर दराज के गानवी गांव के ये दोनों छात्र बुल्गारिया में अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कौशल्या पीजी कॉलेज में बीए की छात्रा हैं और अनुज 12वीं के छात्र हैं। माइनस तापमान में भी ये योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरह से ये छात्र देश का नाम रोशन करने में जुटे हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन दोनों के नाम 28 रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब बुल्गारिया में ये भारत का परचम लहराएंगे। बेटी कौशल्या ट्रिपल एच योग समिति की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, अब बुल्गारिया में जाकर के इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में योग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर देवभूमि हिमाचल का, योग भूमि हिमाचल का नाम विश्व पटल पर अंकित करने, पुनः स्थापित करने जा रही है। तो बेटी कौशल्या को बहुत बधाई, जो कि अभ्यास में निरंतर